आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंसा के डीएनए की। बांग्लादेश धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है, चाहे अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला हो, कट्टरपंथियों के इशारे पर देश में फैसले की बात हो, पाकिस्तान की तरफ लगातार बढ़ती दरियादिली हो, यह सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश शरिया कानून की तरफ बढ़ चला है और बहुत जल्द जमहूरियत बांग्लादेश में ख्वाब की मानिंद हो जाएगी। यानी पुलिस फौज को पूरी तरह से खुली छूट मिल जाएगी, कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में ये खेलेंगे। और इसे सिर्फ एक उदाहरण से समझिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा है, मतलब इजीली उनको वीजा मिल जानी चाहिए। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लेकिन ऐसा क्यों किया गया ये भी आपको बता देते हैं, हुआ क्यों। दरअसल बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा विभाग एसएसडी ने पिछले साल 2 दिसंबर को एक आधिकारिक खत जारी करते हुए नई पॉलिसी की घोषणा की। अब बांग्लादेश जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा मंजूरी की शर्त का पालन नहीं करना होगा, जो पहले करना पड़ता था। बांग्लादेश में सुरक्षा मंजूरी इस साल 2019 में लागू की गई थी। इसके मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा लेने से पहले एसएसडी से नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना होता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब बांग्लादेश द्वारा जारी नई नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री इजी है, कोई भी आ जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हेट स्पीच के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। शेख हसीना पर अगस्त क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप है, जिसके कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीटी शेख हसीना के खिलाफ सामूहिक हत्या सहित कई अन्य आरोपों की जांच कर रहा है, जो हसीना पर अगस्त के संघर्ष के दौरान लगे थे, जिसके बाद उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच खबर यह है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजने का फैसला किया है, जहां वो अपने समकक्ष से न केवल बात करेंगे बल्कि कई मुद्दों को उठाएंगे भी। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड ने इस मामले पर कमेंट करते हुए कहा कि अमेरिका बांग्लादेश में एक स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहता है, वहां हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने मध्य प्रदेश के इंदौर में कहा, बांग्लादेश से अभी जो खबरें मिल रही हैं वो हालात पर चिंता जताती हैं और इस हालात पर अमेरिका नजर रख रहा है। आगे वो कहती है कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को जीने का अधिकार हासिल कर पाएंगे, खासकर हिंदू अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और सिखों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंसा के खिलाफ अब पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को चिता दिया है। साधु संतों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद न हुए तो नागा सन्यासी वहां कूच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साधु संतों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बंद हों और जो लोग बेवजह जेल में डाले गए हैं उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय प्रभु पर भी दर्ज मुकदमे वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़ों की स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई है और अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा नहीं रुकी तो हजारों नागा सन्यासी महाकुंभ के बाद बांग्लादेश की तरफ कूच करेंगे। बांग्लादेश के इन हालातों के बीच हिंदुस्तान में इस मसले को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी धार दे रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, हिंसा के डीएनए की बात कर रहे हैं। बीते 2 दिन से सीएम योगी इस मुद्दे को यूपी के हर मंच से उठाते हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने इस मामले की तुलना बाबर के इतिहास से करते हुए संभल, अयोध्या और बांग्लादेश में हुई हिंसा करने वालों का डीएनए बताया था। यही नहीं, इस दौरान विपक्ष भी उनके निशाने पर था। हालांकि आज उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पीड़ित हिंदू परिवारों को दलित बताया और यह भी कहा कि दूसरे धर्म के लोग भी वहां पर खतरे में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से
हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह बात तो सही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कही थी और यह भी कहा था अगर यह नहीं हुआ तो सांप्रदायिक इश्यूज, सांप्रदायिक मुद्दे बने रह जाएंगे, यह कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि इसके साथ ही सीएम योगी ने बाबा साहब को याद करते हुए एक हवाला दिया जिसमें उन्होंने बंटवारे के दौरान हुई गलतियां भी गिनाई। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, इस बारे में यह भी आपको सुनवाते हैं। याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए सीएम योगी विपक्ष पर वार करना नहीं भूलते। हालांकि उनके बयानों की धार ऐसी होती है जो विपक्ष को बहुत तेज चुभती है। जैसे उनके डीएनए वाले बयान पर इस वक्त सियासी हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश से रिएक्शंस आ रहे हैं, विपक्ष के कई नेताओं के रिएक्शंस आए हैं। आपको विपक्ष की बात सुनवाएं, उससे पहले सुनाते हैं हिंसा के डीएनए को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कैसे हमला किया था। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां के दृश्य पर मौन है। विपक्ष पर सीएम योगी का वार असरदार भी नजर आता है। खासकर यूपी की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी के बयानों को नजरअंदाज नहीं कर पाती है। तभी तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाला बयान दिया तो कानपुर में रहे अखिलेश यादव उन पर पलटवार करने में देर नहीं लगाते हैं। उन्होंने सीएम योगी पर सवाल खड़े कर दिया और उनके बयानों को अशोभनीय बता दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के डीएनए वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन उन्हें डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री डीएनए की बात करते हैं तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए टेस्ट कराएं। पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है
कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं किया, बल्कि एआईएमआईएम के मुखिया अजहरुद्दीन ओवैसी ने भी किया। उन्होंने तो सीधा सवाल पूछ लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका भारत के मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, और क्या है एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस इसको। बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश और ओवैसी की तर्ज पर कांग्रेस भी योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सवाल उठा रही है, बल्कि उन्हें उन्हीं के बयान पर घेरने की भी कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को लेकर निशाना साधा। कमजोर कौन साबित हो रहा है बांग्लादेश? बुजदिली कौन सरकार दिखा रही है? भाजपा, मोदी सरकार। तो मैं उनकी निंदा करता हूं इस बात के लिए कि वहां कत्लेआम हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं कर रहे। संभल सोची साजी सुनियोजित ढंग से ध्यान भटकाने के लिए ये वहां स्थानीय पुलिस से कराया गया एक कांड है। अब डीएनए पे तो ना आए। अगर डीएनए की हम बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। चूंकि आपने डीएनए के लिए कहा है तो जवाब देते हुए उसी का मैं कहना चाहता हूं, अपना डीएनए टेस्ट करा लो, कहीं औरंगजेब बाबर का तो नहीं। लेकिन एक बात तो है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आवाज तो उठानी ही होगी।